तो आप ये इस जॉब में आसाती तौर पर आए हैं या नियतन आए? जिम्मेदारी मेरे पास हो जो बड़ी चैलेंजिंग हो। मेरे सवाल का जवाब ये आया कि आप एक किस्म के आसाती तौर पर आ मैं गए। वही कह रहा हूँ जिसमें हर तरह के लेवल के लोगों के मसाइल को आप हल कर सकते हैं। शायद भाई क्या वजह है कि पुलिस अपना जो तासुर है पब्लिक की नज़र में वो कोई बेहतर नहीं कर पाई? मतलब आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके पेयर ग्रुप से आएगा, आपकी फैमिली से आएगा, आपके फ्रेंड्स से आएगा। यानी एक एप्लीकेशन आनी है तो जाहिर बात है एक बंदे ने नाराज़ होना है, एक ने खुश होना है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात ऐसी दो यंग शख्सियात से कराने जा रहा हूं जो शहर में अमन व अमान को कायम करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। झंग के बेशतर थानों में आप देखा जाए तो जो इंस्पेक्टर हैं ये यंग हैं और आज मेरी कोशिश है कि आपसे इनकी मुलाकात करवाई जाए और इनसे जाना जाए कि पुलिस इंस्पेक्टर बनने में जो मुश्किलात हैं उस पर भी बात हो। शहर के हवाले से बात करेंगे तो दोनों नौजवान शख्सियात, इनमें SHO थाना सदर हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं बहलोल साहब, उनके साथ जो इंचार्ज हैं झंग सिटी थाने के शाहिद अमीर साहब, इन्हें खुशामदीद करते हैं। और शाहिद साहब से तो पहले भी आपकी मुलाकात हो चुकी है, तो अपने दोनों नौजवान ऑफिसर्स को खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहलोल भाई, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि पुलिस का आमतौर पर तासुर जो है पब्लिक की नज़र में अच्छा नहीं है, तो आप ये इस जॉब में आसाती तौर पर आए हैं या नियतन आए हैं? थैंक यू अदनान भाई। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है जो पहले दिन जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो तब भी पूछा गया, और उसके बाद जो भी लोग उम्मीदवारान हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं या सब इंस्पेक्टर की जॉब के लिए, उन सभी को पहला यही क्वेश्चन तैयार करना पड़ता है इंटेंशनली कि हम पुलिस में क्यों जा रहे हैं या वाई दिस जॉब। तो इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे शौक़ था, मैं बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, मैंने अपनी ट्रेनिंग भी हमेशा यही ऐसे ही की कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँगा, तो ये मुबालगा राय होगी, क्योंकि मैं शायद पुलिस में भर्ती होने के बाद पहली दफ़ा थाने गया था जब मेरी कैरेक्टर वेरिफिकेशन होनी थी। उससे पहले मैंने कभी किसी थाना की दहलीज़ क्रॉस नहीं की थी। उससे पहले मैंने कभी वेपन हैंडलिंग या कोई भी दीगर अस्करी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी। लेकिन पुलिस में आने के बाद मतलब मैं हमेशा, मेरी ये ख्वाहिश रही है कि मैं कोई ऐसा ज़िम्मेदारी मेरे पास हो जो बड़ी चैलेंजिंग हो, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्व करनी पड़े, मुझे अपनी कैपेसिटी को बहुत एनहांस करना पड़े और वो आसान ना हो मेरे लिए करना, और मुझे यानी मुश्किल टारगेट को अचीव करने की आपकी ख्वाहिश है। और वो पुलिस ज्वाइन करने के बाद मुझे लगती है कि यही वो जॉब थी जो मुझे करनी चाहिए थी। ये वो है जिसमें हर एक लम्हे के बाद एक नया चैलेंज आता है, और उस चैलेंज को टैकल करने के लिए कोई सेट रूल्स नहीं है लिखे पड़े, जिनको पढ़ के जिस राह पे चल के आपने उसको टैकल करना होता है। बिल्कुल आपको क्रिएटिवली उस चैलेंज को एक नए तरीके से, एक अपने तरीके से, और जैसे ख़ास तौर पे कमांड चाह रही है कि मेरी नई पुलिस मामलात को, ये चैलेंजेस को ऐसे निपटाए, उसको उस तरह से उन पैटर्न पे निपटाने के लिए पुलिस ही एक वो वाहिद पेशा है जो शायद मेरी तबीयत को सूट करता है, जिससे बहुत सारे लोग डिसएग्री करते हैं। शायद भाई, आप कैसे इस महकमे में आए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका।
जैसे बलूल साहब ने कहा कि मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ इस हवाले से कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी चूँकि डिग्री थी सोशियोलॉजी सोशल साइंसेज हैं, और जब मैंने मास्टर्स किया उस वक्त से मैं डिफरेंट एनजीओज़ के साथ कहीं ना कहीं मैं अटैच था। जब मैंने ये अप्लाई किया था तो ये जनरली एक एक्सीडेंटल था मेरे लिए। मेरे दोस्त थे यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने कहा कि जी थानेदार, इससे पहले जैसे बलूल साहब ने कहा कि थाने में कभी गए ही नहीं थे, पता ही नहीं था कि थाना होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कभी ज़रूरत ही नहीं पेश आई थी। और जब उन्होंने मुझे बताया तो उसके बाद मैंने उनके कहने के ऊपर अप्लाई कर दिया। हालांकि मैं उस वक्त एक एनजीओ है ब्रिटिश काउंसिल, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा था। तो बड़ी लेविश किस्म की नौकरी, आपको पता है एनजीओज़ की। लेकिन एक जो मेन चीज़ थी, अब पता चला जब पुलिस को पढ़ा, जो मैंने डिग्री की थी वो बेसिकली सोशल साइंसेज की, लोगों को पढ़ना, लोगों के मामलात को देखना, कल्चर को देखना। ये जब चीज़ें मैंने देखी तो मुझे ये लगा कि ये इन्होंने मुझे ठीक मशवरा दिया, मैच कर रही हैं चीज़ें, ये बिल्कुल मैच कर रही हैं। और हम एनजीओज़ में रह के डिफरेंट तरह के सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रह के आप लोगों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनके साथ उनके मसाइल को सुन रहे होते हैं, और एक ऐसी कैपेसिटी में होते हैं जिसमें हर तरह के लेवल के लोगों के मसाइल को आप हल कर सकते हैं। आने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ, उसके ऊपर फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वर्क स्टार्ट किया। पुलिस चूँकि एक चैलेंजिंग जॉब है, इसके ऊपर कोई जितने भी लोग जानते हैं पुलिस को वो डिनाई नहीं करते। 24 घंटे की नौकरी है और डिफरेंट तरह की चैलेंजेस, हर रोज़ाना आपको नई से नई चीज़ मिलती है, डिफरेंट तरह की स्टोरीज मिलती हैं। मतलब आप ये देखें कि 15 की कॉल्स को अगर आप देखें तो डोमेस्टिक इशू से लेकर लड़ाई झगड़ा, और लड़ाई झगड़े से लेकर लेन देन के मामलात, और हर तरह का इशू पुलिस की तरफ आ रहा होता है। तो उससे एक तो सीखने को बड़ा मिलता है। इसके बाद आप लोगों के जब लोकल लेवल पे बैठ के उनको सर्विसेज दे रहे होते हैं, उनके मसाइल को हल कर रहे होते हैं, तो ये बड़ी एक सेटिस्फेक्शन होती है कि आपने एक ऐसा अच्छा काम किया है लोगों के जो। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब ये आया कि आप एक किस्म के हादसाती तौर पर आ गए। मैं वही कह रहा हूँ कि जब मैं वहाँ से इन हुआ डिपार्टमेंट में, जब आया तो उस वक्त तक मैं बिल्कुल ब्लैंक था। मुझे यही था कि एक सरकारी नौकरी और लेनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैं इन हुआ तो फिर जाके पता चला कि ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, और ये अच्छी नौकरी है। अच्छा, यहाँ बिलोल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में ना हम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मे बी एरिस्टोटल का ये फ़लसफ़ा है, या एग्जैक्टली मुझे फ़िलासफ़र का नाम याद नहीं, जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात करते थे कि दौरान तरबियत जब आप तालीम हासिल कर रहे हों तो तभी ही सोसाइटी को ऐसे अफराद को कैटेगराइज़ कर लेना चाहिए कि कौन से फंक्शन के लिए कौन सा बंदा फिट है। ये कहते हैं कि बाहर के मुल्कों में जो बच्चे की आज शुरू में ही पता है, वो चेक कर लेते हैं कि इसकी किस साइड पर तवज्जो ज़्यादा है, वो उसी साइड पे लेके चलते हैं। तो शायद उसके लिए निज़ाम तालीम ऐसा होना चाहिए जिसमें सिफ्ट किया जाए कि कौन सा बच्चा किसका एप्टीट्यूड किस पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ है, तो फिर उसको वहीं भेजा जाए। लेकिन जहाँ पे हमारा चूँकि तालीम और तदरीस का निज़ाम ऐसा नहीं है जिससे तमाम पॉपुलेशन को सेपरेट किया जा सके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, तो हमारे यहाँ जैसे आपको पता है एक मिडिल क्लास मोरालिटी भी यही है कि सरकारी नौकरी हासिल करनी है, और उसी टारगेट आगे पता नहीं क्या, लेकिन क्या करनी करना सरकारी है, नौकरी। क्या एप्टीट्यूड है, किस नौकरी पे फिट आते हैं, ये शायद जॉब के इंटरव्यूज़ में इंटरव्यूअर डिसाइड करते हैं कि इसको लेना है या नहीं। अदरवाइज़ एक ही रेवड़ की तरह एक ही टारगेट सरकारी नौकरी के पीछे तमाम मिडिल क्लास मोरालिटी मुझे लगता है कि यही है कि आप उस रेवड़ में शामिल हो जाते हैं, और आपको शायद कहीं पे जहाँ छाना लगा हो, चाहे वो टेस्ट हो किसी भी जॉब के लिए या इंटरव्यू हो, तो वहाँ पे आपको वो सॉर्ट आउट करते हैं कि आप इस जॉब के लिए नहीं, यहाँ से रिजेक्टेड हो, और नेक्स्ट चांस जो आपने किसी और जॉब में लिया वहाँ पे आप एक्सेप्ट हो जाते हैं। शायद भाई क्या वजह है कि पुलिस अपना जो तासुर है पब्लिक की नज़र में वो कोई बेहतर नहीं कर पाई? अगरचे आजकल देखे जाएँ तो थाने बड़े अच्छे बने पड़े हैं, बड़े अच्छा सिटिंग अरेंज है, आप हम खिदमत सेंटर छंग देखें, कोतवाली देखें, बड़ा अच्छा काम है, लेकिन तासुर क्यों नहीं बेहतर कर पाए? आप जैसे यंग ऑफिसर्स इसमें आ चुके हैं, आप इसके लिए क्या रोल कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो फोर्स मिली है, ज़ाहिर बात है वो आपसे एज में भी ज़्यादा होंगे, उनका रवैया भी फ़र्क होगा, तो इसके लिए कुछ कर रहे हैं?
अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, अब ये देखें जब से यंग जनरेशन पढ़े लिखे लोगों जब इंडक्शन हुई है डिपार्टमेंट के अंदर, उसके बाद जनरली बड़ा चेंज आया। लोगों की शिकायत हमसे क्या हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन के साथ उस चीज़ को पहले रवैये से शुरू होती है, पहली शिकायत ही रवैये से। शिकायत ही रवैया थी। अब ये देखें कि अब अगर पुलिस के पूरे कल्चर को आप देखें ना, इसके स्ट्रक्चर को देखें, अब शुरू से देखें तो पुलिस बेसिकली बरसगीर के अंदर वर्क क्या करती थी, ये बनाई किस लिए गई थी। अगर आप अंग्रेज़ दौर से देखें तो बेसिकली उसने पुलिस को बनाई लोगों को कंट्रोल करने के लिए था। उसके मुताबिक ये था कि उनका एक पुलिस अफसर या एक थानेदार पूरे इलाके को ईज़िली मैनेज कर सकता है। तो वो एक शुरू से एक कंसेप्ट इस तरह का था कि आप लोगों ने इनको कंट्रोल करना। अब जब आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करते करते जब पाकिस्तान बन गया, फिर उसके बाद जब कुछ लोग पढ़े लिखे आ गए, उन्होंने कहा कि नहीं जी ह्यूमन राइट्स हैं बहुत सारे वायलेट हो रहे हैं, तो उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गई, जिसकी सबसे बड़ी कड़ी ये है कि जैसे हमारे जैसे लोग बहुत सारे पंजाब के अंदर आप देखेंगे मास्टर्स, एमफिल, एलएलएम, डिफरेंट तरह के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, इवन पीएचडी भी हमारे साथ हमारे बैचमेट थे, वो डिपार्टमेंट के अंदर आना शुरू हो गया। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि हमारे बारे में क्यों लोग ये समझते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। इस चीज़ के लिए भी दो चीज़ें देखना ज़रूरी है। एक तो लोग हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं और सोसाइटी का बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स जस्टिस और मेरिट। अब सोसाइटी में हमारे, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जितने लोग हैं वो हमसे 50% से ज़्यादा हमसे खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव मैटर्स होते हैं। हम शायद किसी ऐसी एक एज अ सोसाइटी अगर हम देखें तो हम एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ पे जो मेरा मैटर है उसमें मैं ही सच्चा हूँ। यानी एक एप्लीकेशन आनी है तो जाहिर बात है एक बंदे ने नाराज़ होना है, एक ने खुश होना। सर आप ये डिफिकल्टी तो यही हो गई ना। अच्छा, देखें कि हमने पिछले दिनों में इसके ऊपर वर्क किया, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था उनका। आप देखें अगर जहाँ की आबादी अगर आप 30 लाख समझते हैं तो इसमें से हार्डली 2.5 से 3 लाख बंदे हुए हैं जिनका पुलिस के साथ, या 4 लाख बंदे हो गए जिनका पुलिस के साथ वास्ता पड़ता है। अदरवाइज़ जो लोग हैं वो सारे सिर्फ सुन रहे होते हैं। कोई बंदा अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास अदनान नूर ही आ गए, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये मेरा मैटर है, उसको जब मैंने डिस्कस किया उनके साथ तो मुझे पता चला कि ये ठीक है या दूसरी पार्टी ठीक है। जब मैंने मेरिट कर दिया बिल्कुल 100% उसको मेरिट के ऊपर यकसू किया, तो जो एक पार्टी थी उसने जाके एक ही बात करनी है कि थानेदार ने पैसे ले लिए, थानेदार बिक गया। सीधी सी बात एक चलती है कि थानेदार ही बिक गया। तो ये जो चीज़ है ना, जब तक आप इसको सोसाइटी की, मैं मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन था और मैं ये एज अ सोशोलॉजिस्ट ये समझता हूँ कि आपने जो डिपार्टमेंट्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं, हमारे तमाम ऑफिसर्स अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं, बहुत ज़्यादा बिहेवियल चेंज आ चुका है, बात करने का आइडिया हो गया है, लोग आते हैं थाने के अंदर उसको वेलकम किया जाता है, अच्छे तरीके से बिठाया जाता है। एक चीज़ जहाँ जो लैग कर रही है वो ये है कि सोसाइटी को हमने उस तरह से एजुकेट नहीं किया। बहुत बड़े लेवल पे रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। आप इनको बताएंगे कि इनकी चीज़ें, आप देखें अगर एक रोड के ऊपर खड़े होकर पुलिस अफसर किसी बंदे को रोक रहा है और वो उससे जब पूछता है कि आपके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसका जवाब बड़ा उल्ट होता है। जवाब भी आउट होता है या वो फ़ोन मिला के दे देता है कि या गाल करो। ये अगली बात ये भी है ना कि फ़ोन मिला देता है। लेकिन कल परसों मैंने यही देखा कि एक पुलिस ऑफिसर ही थे, वो किसी को मोटरसाइकिल को रोक रहे थे और वो नहीं रुक रहा था और उसने उसे बाजू से यूं करके पकड़ लिया, चलते मोटरसाइकिल पे उसके पीछे भाग के, और तीनों बंदे गिर सकते थे। पर अच्छा बिलोल भाई, एक बात और भी आती है कि कहते हैं कि थानों में जो SHOs होते हैं ये सिफारशी होते हैं, ये सियासी लोग अपनी पसंद नापसंद से लगवाते हैं, तो इस बात में किस हद तक हकीकत होती है कि आपके ऊपर सियासी प्रेशर किस कदर होता है? अच्छा, अभी जब प्रेशर की बात हो रही थी तो मुझे याद है कि हमारा एक दौरान ट्रेनिंग एक सेमिनार हो रहा था जिसमें पूरा हॉल भरा हुआ था खचाखच। SP रैंक से डाउनवर्ड सब इंस्पेक्टर तक तमाम रैंक्स मौजूद थे, और कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर, शायद वो तब DPO खुशाब थे, उन्होंने बात की कि पुलिस को किस तरह के प्रेशर्स फेस करना पड़ते हैं। तो हर किसी ने पॉलिटिकल प्रेशर का जिक्र किया या तमाम नेगेटिव प्रेशर्स का जिक्र किया। नेगेटिव प्रेशर्स मतलब जो आपको प्रेशराइज़ करते हैं, अदरवाइज़ उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। मतलब अगर आप नहीं वो काम करेंगे अंडर दैट प्रेशर तो उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस होंगे फॉर यू। उन्होंने ना तमाम प्रेशर्स को सुन के ना सभी से कहा कि आप तमाम लोग सिर्फ एक प्रेशर को मिस कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो है पेयर प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर।
मतलब आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके पेयर ग्रुप से आएगा, आपकी फैमिली से आएगा, आपके फ्रेंड्स से आएगा, और सबसे जिसके नीचे धड़ाम से गिर जाता है बंदा, वो पेयर प्रेशर होता है, जो एक तरह से पॉजिटिव प्रेशर होता है। जहाँ तक बात है SHO लगने के लिए आपको क्या क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है, तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता था, जब मैं आया पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, बाद ट्रेनिंग हमारे कोर्सेज चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मुझे मॉरली अपराइट रहना है, मुझे इन्वेस्टिगेशन को बेहतर अंदाज से सीखना है, और मुझे पता हो, लगन हो, ताकि मैं एक मुनफरिद लगूं एक बहुत सारे अपने कोलीग्स में, तो मे बी ये मुझे अर्न कर देगा SHO शिप। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि मैं जिस डगर पे चल रहा था, जो मुझे लगता था कि इससे मुझे SHO शिप मिलेगी, वो बिल्कुल अपने टाइम पे मुझे मेरी कमांड ने SHO पोस्ट किया। तो मेरे ज़ाती तजर्बा से तो मुझे यही पता है कि SHO लगने के लिए आपको कोई सिफारिश ज़रूरी नहीं होती, आपको मैं शायद भाई से ये सवाल बदल रहा हूँ, शायद भाई SHO ट्रांसफ़र पोस्टिंग में क्या रोल होता है सियासतदानों का? आपसे सवाल ही बदल दिया मैंने। आप मुझे बताएं ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इनका क्या रोल होता है? नहीं, मैं चूँकि लकली ज़्यादा टाइम मैंने ऑफिस में गुजारा है, ये जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी ऐसे लोगों की डिस्कशन होंगी, क्योंकि मैंने बड़ा करीब से देखा है ऑफिसर्स को जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही होती थी, और डिस्कशंस करते हुए देखा है। मैं इंचार्ज सिक्योरिटी रहा हूँ आपके सामने 2-3 साल, आपको पता है, PRO रहा हूँ, उसके बाद फिर PSO सर के साथ रहा हूँ, DPO सर के साथ। तो मैंने ये जैसे बहलोल साहब बात कर रहे थे, हर ऑफिसर, मैं अगर SHO हूँ तो मुझे ये पता है कि मैंने अपने इलाके के अंदर क्राइम को कंट्रोल कैसे करना है, ये मेरा टारगेट है, और उसके लिए जो मेरे पास दस्तियाब वसाइल हैं, उनको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफिसर जो है वो मैंने कहाँ पे लगाने हैं। बहुत सारी जगहों पे आपको प्रेशर लोग कहते होंगे, डेफिनेटली हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं होती ज़रूर हैं, बट ऑफिसर सोच ये ज़रूर रहा होता है कि जब मैं DPO हूँ या मैं RPO हूँ या मैं IG हूँ, तो मैंने ऑफिसर्स लगाने हैं अपनी डोमेन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, वो लोग एटलीस्ट वो हों जो वहाँ पे मामलात को मैनेज कर सकें, क्राइम को कंट्रोल कर सकें, और लोगों की सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकें। तो मैंने वहाँ पे जो देखा है, मैंने अपने सीनियर ऑफिसर के साथ जब ये टाइम गुजारा, तो वो डिस्कशन करते थे हम बैठ के कि ये बंदा मैंने लगाना है इस एरिया में, कि यहाँ पे ये सूटेबल है, वहाँ की ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ की मजहबी इशूज़ को मद्देनज़र रखते हुए, वहाँ की क्रिमिनल प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों के बिहेवियर्स को मद्देनज़र रखते हुए, ये बंदा वहाँ पे एक्सेल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। और मैंने ये देखा है, ऑन मेरिट वहाँ पे पोस्ट किया जाता था और वो लोग काम भी करते थे। उसका रिज़ल्ट आपने पिछले 5, 7, 8 साल में जंग पुलिस के अंदर फ्रीक्वेंट देखा है। बहुत सारे मेरे ऑफिसर्स हैं, मैं अगर आइकॉन का नेम कि उन्होंने रिज़ल्ट्स दिए हैं लोगों को यहाँ पे, वो इन्हीं ऑफिसर्स के ज़रिए से हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑफिसर इतना बड़ा कोई रिस्क लेता होगा कि वो किसी के कहने के ऊपर एक ऐसे बंदे को लगा दे जो उस तरह से डिज़र्व नहीं करता। उसके अंदर ऐसी उसकी कैपेबिलिटी, उसकी कैपेसिटी और वो कैसे मैनेज कर सकता है, ये चीज़ें ज़रूर देखी जाएगी। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज मेरे साथ इंस्पेक्टर तशरीफ़ रखते हैं बहलोल साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहिद अमीर साहब। इनसे पहले तो ये जानूँगा बहलोल भाई से कि मुझे ये बताइए कि आज इस प्रोग्राम के हवाले से और 12 के इस इन्वायरमेंट, इसकी टेस्ट और इसकी सर्विस के हवाले से आपके क्या रिव्यूज़ हैं? ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि मेरे पास एक पैरेलल है जिसके तज़ाद में मैं बता सकता हूँ कि इसकी एम्बियंस कैसी है। तो इसकी एम्बियंस इक्वली प्लेजेंट है जितना मेरे थाने का फ्रंट एंड है।
फूड क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है। एक बड़ा खुशगवार एहसास हुआ मुझे एंटर होते ही। इसको कुछ अर्सा पहले मैंने विज़िट किया था, उसके बाद से अब तक बजाय डीजेनरेट होने के इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया गया है। तो ये एक बड़ी जंग में एक बहुत अच्छी ऐसी जगह है जिसकी जंग जैसे शहर में बड़ी शदीद कमी थी, और एक अच्छा खाना और एक अच्छी प्लेजेंट एनवायरनमेंट में बैठ के खाना, ये जंग में एक बिल्कुल यूनिक जगह है जहाँ इट्स अ मस्ट विज़िट, जिसे बार बार यहाँ पे आना चाहिए। शायद भैया आपके बारे में। आज बिल्कुल जंग में फैमिलीज़ के साथ बैठना और डिनर के लिए बाहर आना, ये जंग में नहीं था। जनरली जब लोग घर से निकलते थे तो वो फिर रुख करते थे कभी टोबा का या कभी फैसलाबाद की तरफ निकल जाना, जो अफोर्ड कर सकते थे। जो उस तरह की इकॉनमी वाले लोग थे वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे, वो फिर गुजारा करते थे छोटे मोटे पॉइंट्स के ऊपर। तो ये बड़ी एक लग्जरी है इस हवाले से जंग में। और फूड के हवाले से कि फ़ूड क्वालिटी जो है वो डेफिनेटली बड़ी रिमार्केबल है। और उससे बाद जो आपने ये प्रोग्राम किया, अगर उसके बारे में बात करूँ तो इस तरह के प्रोग्राम्स मेरे देखने में होते रहना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो एक पुलिस के टॉपिक जो है वो लोगों के लिए इसको जानना वो बड़ा मुश्किल होता है लोगों को, और ऐसे कोई पॉइंट ऐसी कोई मौका नहीं मिलता कि वो डिस्कस कर सके पुलिस को या जान सके पुलिस के बारे में, या पुलिस वाले अपनी बात कर सकें। तो सबसे पहले तो ये कि हमारे आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने ये जो अभी इनिशिएटिव लिया है, हमारी जो पुलिस की मीडिया पॉलिसी उसको चेंज किया है, उसकी रीज़न ही पीछे यही थी कि हर बंदे को पता हो कि पुलिस क्या काम करती है, कैसे काम करती है। तो आज हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में जैसे बैठे हैं तो ये बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ होगा कि हम उनके सामने बैठ के पुलिस को डिस्कस कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त हैं पीएचडी कर रहे थे, तो मेरा बाय द वे यूनिवर्सिटी में चक्कर लगा तो मैंने उसने मेरे से पूछा कि यार पुलिस क्या है। तो मैं जब उसको सारी चीज़ें बताई तो वो कहता यार मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि पुलिस ऐसे वर्क करती है, इस तरह के मसाइल फेस करती है, इस तरह से वो मतलब डेली बेसिस पे नए चैलेंजेस को देख रही होती है। तो एज अ पीएचडी स्कॉलर मुझे नहीं पता था। तो अब ये देख लें कि पीएचडी स्कॉलर जो आपका है उसको नहीं पता कि पाकिस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम जो पुलिस पे बेस करता है, और वो पुलिस को जानता ही नहीं है कि पुलिस वर्क कैसे करती है और लोगों को कैसे उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सो एक तो वेन्यू आपने बहुत माशाल्लाह खूबसूरत सेलेक्ट किया है, बेहतरीन मौसम है, और फिर टॉपिक भी हमारे चूँकि डेफिनेटली एक हमारी फील्ड है तो उसके हवाले से है। सो इट्स वेरी गुड। आप बात करेंगे बिलावल भाई से कि जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर बनना चाह रहा है कोई यंग नौजवान पढ़ने के बाद, तो वो किस तरह उसे आपके इदारे को ज्वाइन करना चाहिए और कैसे वो इंस्पेक्टर बन सकते हैं? अच्छा, अभी इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में कांस्टेबल रैंक पे भर्तियां हो रही हैं, और इसके अलावा सब इंस्पेक्टर पे डायरेक्ट भर्तियों के कोई ऑलमोस्ट 7 या 8 बैचेस भर्ती हो चुके हैं। पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स के रिटन के बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एक एग्ज़ाम होता है तहरीरी, और उसके बाद इंटरव्यू, और उसके बाद आप फिर फाइनली सिलेक्ट होते हैं। अगर इंटरव्यू की बात की जाए कि वो एक फाइनल स्टेज पे बंदा तकरीबन पहुंचा हुआ होता है, तो उसमें किस किस्म के सवाल आ सकते हैं? इंटरव्यू एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है, मुझे ये लगता है। रिटन बहुत सारे लोग पास करते हैं, लेकिन इस नौकरी के लिए कैंडिडेट का एप्टीट्यूड असेस करने के लिए जो इंटरव्यू का पैनल होता है वो एक फ़ैसला कौन हैसियत रखता है। तो एक सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए, चूँकि पुलिस में दो फील्ड्स हैं मेजर, एक इन्वेस्टिगेशन की और एक ऑपरेशन की। तो इन्वेस्टिगेशन अब चूँकि बिल्कुल जदीद खतूत पे हो रही है, तो उसके लिए तमाम जो जिद्दत आई है तफ्तीश के मामलात में, तो उसके लिए आप एक कैंडिडेट का या पुलिस ऑफिसर का तमाम मॉडर्न रुझानात जो हैं इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उसका पढ़ा लिखा होना, अगर मैं कहूँ तो वो बहुत ज़रूरी है। ये एक आपको एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनने के लिए आपका अच्छा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, और ऑपरेशन के लिए आपके पास वो एप्टीट्यूड होना ज़रूरी है। आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आपने
आप पे काबू रखना, क्योंकि बंदा अगर पैनिक ना हो, अगर उसको कोई बड़ा चैलेंज सामने आ जाए और वो पैनिक होने वाली शख्सियत हो, तो उसमें अगर आप पैनिक हो गए तो इसका मतलब है कि आप कोई वे आउट नहीं निकाल सकेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकेंगे। तो एक कंपोज्ड पर्सनैलिटी जो जल्दी पैनिक ना हो और चैलेंजेस को फेस करने के लिए उसके पास हौसला हो और फिर वो कोई तदबीर निकाल के उस मसले का हल करने की अहलियत रखता हो, तो उसको वही सिलेक्ट होता है और उसे ही को ही एक पुलिस की नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर और आज मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं बहलोल साहब, इंचार्ज हैं थाना सदर के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शाहिद अमीर साहब और ये झंग सिटी से इंचार्ज हैं थाने के। और इनसे आज ये जानते हैं कि बहलोल भाई से सबसे पहले कि मुझे ये बताइएगा कि एक नौजवान जो पढ़ा लिखा है वो इंस्पेक्टर बनना चाह रहा है तो कैसे बने, उसे क्या करना होगा? इंस्पेक्टर की भर्ती आजकल पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती होने के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक 100 मार्क्स का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट का एक तहरीरी टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद आप फाइनली सेलेक्ट होते हैं। तो मैंने सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि इंटरव्यू में क्या सवाल आते हैं? एक तो आपने रिटर्न चैलेंज कर लिए, वो बंदा तैयारी कर लेता है बुक्स लेके ये वो, लेकिन इंटरव्यू में ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ कहीं बंदे आउट होते हैं। इंटरव्यू ही एक मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है जिसमें आपको उस पैनल ने सिलेक्ट करना है या नहीं करना, ये आपके पिछले तमाम फैक्टर्स माइनस हो जाते हैं। आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके तहरीर टेस्ट आपको वहाँ तक ले तो आते हैं, लेकिन आपको उस पर्टिकुलर नौकरी के लिए पंजाब सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए भर्ती करना है या नहीं करना, ये इंटरव्यू का पैनल डिसाइड करता है। तो उसके लिए आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, क्योंकि पैनल के जहन में होता है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है और उसके लिए कौन से एप्टीट्यूड का बंदा उन्होंने सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए जैसे मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको जो जदीद टेक्निक्स हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, आपको वेल रेड हो, आपकी अच्छी तालीम हो, और दूसरा आपका एप्टीट्यूड आप बड़े कंपोज्ड हों, आप पैनिक ना होने वाली शख्सियत हों, आप चैलेंजेस से आसानी से नबर्दज़मा होने के लिए आपकी एक शख्सियत में ठहराव हो, तो उसके लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सिलेक्ट हो। आमतौर पर पहला सवाल क्या हो सकता है इंटरव्यू? अमूमन पहला सवाल तमाम इंटरव्यूज़ में इंट्रोडक्शन का होता है, और आपका इंट्रोडक्शन इतना कैची होना चाहिए, इतना दिलचस्प होना चाहिए कि आप लीड का तयन करें। आप इंटरव्यू में ही ऐसी दिलचस्प बात छोड़ दें कि आपसे पैनलिस्ट वही सवाल पूछे जो आप उन्हें जिसका जवाब बताना चाहते हो। तो इंटरव्यू बड़ा दिलचस्प होना चाहिए, बड़ा जामे होना चाहिए, और उसी में से ही लीड देनी चाहिए इंटरव्यू के पैनल को कि वो आपसे क्वेश्चन पूछे आपकी मर्जी, आपके रिलेटेड जो आप पहले उसे दे चुके हैं पॉइंट। शायद भाई ये बताइएगा कि इस दौरान, पूरे टेस्ट के दौरान सब इंस्पेक्टर के कहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बंदा उस फील्ड से ही आउट हो जाए, वो रखा ना जाए और वो मिसफिट हो जाए, तो ये कहाँ फंसता है? अभी आजकल जो रिसेंट चल रही हैं भर्तियाँ वो हमारी कांस्टेबल्स की हैं, और डॉक्यूमेंट्स इनके जमा होने के बाद, फॉर्म जमा होने के बाद जो अगला मरहला होता है वो उनकी फ़िज़िकल जो मेजरमेंट होती है, उनकी रनिंग होती है, उनकी चेस्ट की मेजरमेंट होती है, जो उनकी कद की मेजरमेंट होती है, वो होता है। तो मैंने बहुत सारी ऐसे एम्बिशियस जो हैं लोग जो आना चाह रहे हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको मैंने देखा है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी फ़िज़िकली जो फ़िज़ीक है उसके ऊपर आपको फ़िज़िकली फिट होना पड़ेगा। फ़िज़ीक अपनी बेहतर रखें, जिसके अंदर वो जो दिया गया सारा जो पैरामीटर है उनके ऊपर आप पूरा कर सकें। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है, क्योंकि ये पहला मरहला है, आपको इसको अप्रूव करना है। उसके बाद सेकंड है आपने रिटन टेस्ट देना। तो सेकंड जो रिटन टेस्ट है वो बेसिकली एक की है, वो आपको लेके जाएगी आपके फाइनल डेस्टिनेशन के करीब। अब जब पास कर लेंगे तो उसमें से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो निकल जाएंगे, चंद बचेंगे पीछे, और वो जाके इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के अंदर जैसे कि चीज़ें कोई क्वेश्चंस होंगे, पैनलिस्ट देखेंगे कि उनकी जो क्वालिफ़िकेशन लेवल है, अगर हम मैट्रिक
पे अगर भर्ती कर रहे हैं कांस्टेबल को, तो मैट्रिक लेवल का डेफिनेटली उस तरह की क्वेश्चन अगर हम सब इंस्पेक्टर लेवल की हो रही हैं तो उसमें फिर साथ ज़ाहिर है ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल के क्वेश्चन बनता है। तो वो बहुत समटाइम वो कहते हैं कि ज़्यादा सियाना बनने वाली बात होती है, तो उसमें आके भी वो आपको बड़ा मैयर करके बोलना होता है, आपको बड़ा जामे करके चीज़ों को कंपोज करके बताना होता है कि जब आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है उसमें आप किस तरह से। सो जितने भी एस्पिरेंट हैं मैं तो उनसे यही कहूँगा कि जब आपने भर्ती होने के लिए आपने अप्लाई करना है तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको फोकस करना है। अभी रिसेंट भर्तियाँ हैं तो कांस्टेबलान जो हैं वो उनकी उस तरह से माजरत के साथ हमारी पूरे मुआशरा में जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है उसमें ये बहुत बदलाव है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जी जी। जब मैं एनजीओ में था तो उस वक्त मैं मैरिट होटल के अंदर हमारा एक प्रोग्राम था, अमेरिका से या डिफरेंट दीगर कंट्रीज से आए हुए लोग थे, वहाँ पे हमारी वर्कशॉप थी, ब्रिटिश काउंसिल के होता है, तो वहाँ पे उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ब्रिटिश काउंसिल ने अमेरिका के अंदर, और उसमें ये था कि वो बच्चे को किताबें नहीं देते थे, वो चीज़ें रख देते थे। छोटा बच्चा है उसको 1 महीने के लिए टेस्ट करना है, फिर उसके बाद वो चीज़ें चेंज कर देंगे, फिर 6 महीने के लिए, इस तरह से पीरियड बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने उसको प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ लेके जाना है, देखना है कि वो जाता किस साइड पे है, एक्शन उसकी देखनी किस साइड पे वो कशिश। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ पे एजुकेशन लेवल का थोड़ा सा ये है कि हम अपने बच्चे को डायरेक्शन नहीं दे पाते, उनको हम चेक भी नहीं कर पाते तो एक्चुअली किस फील्ड के लिए बेहतर है, क्या करना चाह रहा है। मेरे घर के पास अगर कोई बच्चा डॉक्टर बन रहा है तो हो सकता है मेरे वालिदैन को भी ये हो कि मेरा बेटा भी डॉक्टर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मेरे अंदर वो तमाम जो खूबियाँ हैं वही हों जो एक डॉक्टर के लिए होनी चाहिए, या कोई इंजीनियर बन रहा है या कोई पुलिस अफसर है। सो ये कहीं ना कहीं लैग करता है, इसके लिए वालिदैन को भी थोड़ा सा स्कूल पर करना होगा, बच्चों पे यानी फोकस रखना चाहिए कि उसकी असल तवज्जो किस जाने में वो क्या बनना है, किस और उसके अच्छा। ऊपर उनको प्रेशराइज ना करें कि आपने ये बनना है। जो वो कर सकता है, जिसकी वो कैपेसिटी, वो उसकी कैपेबिलिटी है, वो उसमें रह के 100% देगा। अगर आपको प्रेशराइज करके उसको आप एक ऐसी फील्ड में लेके जाते हैं जो उसके टेस्ट के अगेंस्ट है या उसको बिल्कुल माइंड उस साइड पे नहीं है, तो वो जितनी भी मेहनत कर लें वो उस तरह का रिजल्ट नहीं दे सकेगा, और वो हमेशा से पूरी उस फील्ड के अंदर बड़ा डिस्टर्ब रहेगा, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। बिल्कुल भाई, आखिर में मैं ये चाहूँगा कि आप अपने थाना सदर के इलाके के जो इलाका मकीन हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो क्रिमिनल लोग आपके इलाके में हैं उनके लिए क्या मैसेज। थाना सदर को हमने सिप्स के बाद नाम दिया है गेटवे टू द सिटी। थाना सदर की हाथ इस तरह की है कि जो न्यूक्लियस ऑफ सिटी है उसके चारों तरफ थाना सदर है। थाना सदर की बाद में फिर कुछ बाउंड्री थाना सेटेलाइट टाउन वहाँ से निकल आया, लेकिन थाना सदर की हद इस तरह से है कि शहर के चारों अतराफ में थाना सदर इलाका है, जो कि हुजम में बहुत बड़ा है, इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा है। इसमें 2 चौकियाँ हैं, एक जो हमारी चिन्योट की बाउंड्री से टच होता है इलाका, वहाँ चौकी मुखियाना है, और दूसरा जंग के थाना 18 हज़ारी से जो टच होता है थाना वरियाम से, वो चौकी बलुआना मोड़ है। थाना सदर में हर तरह का क्राइम है, जैसे बाकी तमाम थानों में है। इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम ज़्यादा है, ज़्यादातर इसका दही इलाका है। मुख्तलिफ क्राइम की वेव्स आती हैं। रिसेंटली पिछले 3-4 माह में रोड रॉबरी बहुत ज़्यादा हुई है, जो कि अब तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो चुकी है, रुकी हुई है। उसकी वजह यह है कि तमाम जो मिसक्रिएंट्स थे उनको हमने पकड़ के प्रोसिक्यूट किया। थाना सदर के लोगों को मेरा यही मैसेज है कि लोगों को जो एतराज़ था थाने से सर्विसेज के वसूल के लिए या थाने से मुतल्लिका मामलात के मुतल्लिक लोगों को जो एतराज़ था, वो हमने आईजी साहब पंजाब की नए विजन और नई पॉलिसीज़ के तहत वो हर मुमकिन कोशिश तक दूर करने की कोशिश की। उसके हम एक रेसिप्रोकल इफ़ेक्ट चाहते हैं कि जहाँ मतलब एक हाथ हमने बढ़ाया टुवर्ड्स पब्लिक, तो दूसरा हाथ लोग हमारी तरफ बढ़ाए। अपने इलाका के जहाँ भी कोई रह रहा है, वहाँ के जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको हमें रिपोर्ट करें, बिल्कुल एक खालिस एक अच्छी नीयत के साथ, ताकि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो, और जो जेन्युइन क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको हम रूट आउट कर सकें। क्रिमिनल्स के लिए हमारा हमेशा से ये क्रिमिनल्स को पता है
बड़ा लाउड और क्लियर मैसेज रहा है कि उनके लिए कोई माफ़ी नहीं। और हमने हमेशा हमारे काम भी यही है, हम हमेशा यही कहते हैं मुल्ज़मान को और क्रिमिनल लोगों को कि आप दौड़ें, हमारा काम ही आपको पकड़ना है। तो जब हम पकड़ते हैं तो फिर कैप्टन किरदार तक हो फिर छोड़ते नहीं। शायद भाई आप अपने थाना सिटी के इलाके के लोगों को और उस इलाके में जो ख़ास तौर पर इसमें लेबल लगता है कि मंशियात है या चोरी डकैती, इस हवाले से इन लोगों को क्या मैसेज दें? तो बिल्कुल जंग सिटी जो है आपको पता है कि जंग जो है बेसिकली स्टार्ट ही वहीं से हुआ था। देखेंगे जैसे पुराना लाहौर था, लाहौर की तंग गलियाँ थी और ये जंग बिल्कुल उसी तरह का ही अंदरूने लाहौर जो था वो जंग भी उसी तरह का ही है, वो जंग सिटी जहाँ पे मेरा खाना है। तो इसमें आपने देखा है कि बहुत पहले जंग ने बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं जिसमें बड़ी नेगेटिव चीज़ें उनके साथ अटैच की हैं। लोगों ने बड़ा विक्टिमाइज हुए, बड़ा सफ़र किया, एजुकेशन बड़ी डिस्टर्ब हुई है लोगों की, बिजनेस बड़े डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के ज़रिए से और लोगों की अपनी हेल्प से बहुत सारे जो पॉजिटिव लोग हैं उनकी वजह से जो सिटी जंग है वो बड़ा पीसफुल और बड़ा प्रोग्रेस कर रहा है। तो जो जंग सिटी है इसके बारे में सबसे मेन जो है कि वो क्राइम के हवाले से अगर आप बात करें तो वो वेव होती है। एरिया टू एरिया क्राइम डिफरेंट होता है। देहाती एरिया में और तरह का क्राइम होता है, शहर के अंदर आ जाते हैं क्राइम चेंज हो जाता है। अगर मैं जंग सिटी की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से आके यहाँ पे रहते हैं जिनके जो बेसिक्स हैं वो किसी गांव से होती हैं, लेकिन यहाँ पे रेंट आउट होते हैं या फिर यहाँ पे कहीं किसी दोस्त के साथ या फिर हॉस्टल्स में वो रिहाइश पजीर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जंग का जो लारी अड्डा, मेन लारी अड्डा, जनरल बस स्टैंड, वो जंग सिटी के अंदर होता है जिसमें पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक वहाँ से गुजरती है और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ से निकल के जगह अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। सो हमारे यहाँ पे जो क्राइम है वो बड़ा डिफरेंट सा है। इसमें हर तरह की क्राइम कहीं ना कहीं वहाँ पे रॉबरी की भी चांसेस होते हैं, वहाँ पे डकैती के भी चांसेस होते हैं, वहाँ पे नकबजनियाँ भी होती हैं और मंशियात फरोशी भी, सोशल इवेंट्स भी। तो ये एक ना कंपोज क्राइम के हवाले से थाना है जिसमें छोटे छोटे मामला भी हैं और बड़े इश्यूज़ भी हैं। और इसकी चूँकि बाउंड्री जो है वो डिफरेंट जो 5-6 थाने उनके साथ, जैसे कोतवाली के साथ, सप्लाई टाउन के साथ, फिर मसन से कादरपुर से आने वाला जो रास्ता है वो भी इसको जाके टच करता है और सदर के साथ भी, थाना सदर के साथ इसकी बाउंड्री है। तो वहाँ से कुछ क्रिमिनल जो लोग हैं वो भी आके यहाँ पे वारदात करने के बाद वापस चले जाते हैं। तो ये जो एक क्रिमिनल्स का वो पूरा एक नेटवर्क होता है वो ये बेसिकली जंग सिटी के इर्द गिर्द हुआ है। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा कंट्रोल किया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे आने से पहले शायद कुछ कॉल्स इस तरह की होती थी 15 की जिसके ऊपर चोरी की या छोटी मोटी वारदात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोबिलाइज़ किया। DPO साहब जंग ने बड़ा क्लियर अपनी पूरी फील्ड टीम को मैसेज दिया है कि आपने क्राइम स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना है। आप देख रहे हैं कि हर जगह पे नाके लगे हुए हैं, हर आने जाने वाला बंदा चेक हो रहा है, सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, काइट फ्लाइंग्स के ऊपर स्पेशल हमने फोकस किया हुआ है। जब सर्च ऑपरेशन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भाग जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो बेसिक पर्पज़ है वो यही है कि हमने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है उनके जान और माल का। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जो IG साहब का विज़न है उनके विज़न के मुताबिक बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर पंजाब पुलिस बहुत आगे चली गई है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप एक जगह पे खड़े होकर बजाय इसके आप पूरी गाड़ी को सर्च कर रहे हैं, ट्रेस कर लेते हैं, चेक कर रहे हैं। तो वहाँ पे आपने खड़े होकर सिंपल एक ऐप के ज़रिए एक बंदे का पूरा बायोडाटा ले सकते हैं। तो बेसिकली ये वो सारे लीडरशिप के लेवल पे, हमारी कमांडरशिप के लेवल पे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए जिसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नीचे लोगों तक पहुँचना शुरू हो चुका है। अब इसके साथ आपकी वसात से मैं ये भी बता दूं कि हमारा IG साहब पंजाब ने जो एक नया इनिशिएटिव लिया है कि हमारे जो लोग थे पहले पुलिस के मरकज़ में जाते थे, तो अब वो तमाम 13-14 जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको अपने थानों के फ्रंट डेस्क के ऊपर मिल जाती हैं।
तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो ये बेसिकली लोगों को फैसिलिटेट करने बिक्री के लिए हैं, उनके डोर स्टेप के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हैं, ताकि वो मैक्सिमम फैसिलिटेट हो सके और उनको जो टाइम है वो भी बच सके, उनके पैसे का जो ज़ाया है वो भी बच सके और हम उनको डोर स्टेप पे जाके चीज़ें दें। और इसी आपके प्रोग्राम की वसात से तमाम क्रिमिनल्स को भी हम बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर हमारा मैसेज है IG साहब से लेकर डिप्टी साहबान नीचे जो है SDPO से SHO साहबान तक बड़े क्लियर मैसेज है कि हमारी प्रायोरिटी एक ही है, हमने लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो फिर बेशक किसी भी कॉस्ट पे करना चाहिए। तो वो इसी सूरत में होगा जब हम क्रिमिनल्स को पकड़ेंगे, हम उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, वो जब जाएंगे आगे जाके कानून के दायरे में रहते हुए जो उनको सजाएँ होंगी तो वो फेयर नहीं होंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना कि दोनों ऑफिसरान जंग के अमन अमान के लिए खास तौर पर तैयार हैं और क्रिमिनल लोगों के लिए खास तौर पर एक मैसेज दिया गया कि आप लोग बच नहीं सकते। तो इसलिए जो है ना अब कोई भी होशियारी नहीं करनी। मैं अपने दोनों मेहमानों से भी इनका ममनून भी रहूँगा, मशकूर भी रहूँगा कि इन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और गाए बगाए इनसे मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।